नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब है, वरना पत्रों ने तो अपना कार्य निभा ही दिया। यानी असफलता ने अपना रंग दिखा दिया। हमें अब सफल होने के लिए संभल जाना चाहिए। खूब सारी भर्तियां, ये भर्तियों का मेला निकल गया तो वापिस चुनावी वर्ष होगा 2028। 5 साल बाद में वापस भर्तियां आएगी। तब तक अपन बूढ़े हो चुके होंगे। हमारे जीवन के खूब सारे जो प्लानिंग हमने बना रखी है वो प्लानिंग हमारी फेल नहीं हो जाए, इसलिए आपको रात और दिन अपना माथा, अपना दिमाग इसमें ही खपाना है। कुछ असफलता के टूटे हुए असफलता के भवन पर हमें सफलता का भवन बनाना है। एक सुंदर और शानदार जीवन के लिए हमें मेहनत की रातें निकालनी है। मेहनत के लिए हमें एक एक पल निकालना है। तो इस प्रकार आइए हम राजस्थान के भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो क्षेत्र पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं कि हम कहां तक आ गए थे। कि हमने डूंगरपुर पढ़ दिया, बांसवाड़ा पढ़ लिया, प्रतापगढ़ पढ़ लिया, चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया। इधर हम अभी आ गए हैं, वो है हमारा भीलवाड़ा। वो कौन सा है? भीलवाड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा के बारे में। भीलवाड़ा के क्या क्या उपनाम है? भीलवाड़ा के उपनाम देखो, भीलवाड़ा के उपनाम। भीलवाड़ा के अंदर है, पहले भीलाड़ी नाम के सिक्के डलते थे। भीलाड़ी सिक्कों की यहां टकसालें थी, इसलिए इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। भीलों के आधिक्य के कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। जैसे बांसवाड़ा, अभी वर्तमान में भील सर्वाधिक नहीं रहते होंगे, लेकिन बांसवाड़ा में सर्वाधिक बांस के कारण उसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। कहीं कहीं की विदंती है कि बांस या भील ने बजाया, इसलिए उसका बांसवाड़ा नाम पड़ा। तो भीलवाड़ा में मुगल काल में भीलाड़ी नामक सिक्के डाले जाते थे। टकसालें थी, सिक्कों डालने के जो कारखाने होते हैं उन्हें टकसाले कहते हैं, इसलिए भीलवाड़ा इसका नाम पड़ा। देखो, मेरा कर्तव्य यह है, परम कर्तव्य यह है कि मैं सुंदर ढंग से, शानदार ढंग से आपको तोता मैना की तरह रटा करके नहीं, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर कराऊं, ऐसी मैं तैयारी करके आऊं और आपको पढ़ाऊं। और आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और राजस्थान एटलस और मानचित्र लेकर के बैठिए। मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि हमारा जो पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल है वो जल्दी 2000 मेंबर को पार कर जाएगा। बस आपसे एक निवेदन है कि या तो व्यक्तिगत किसी को फोन करके कहें, या सब जोर लगा के केवल एक एक जने को ही शेयर करके उससे सब्सक्राइब करने को कहें और 2000 को आंकड़ा जल्दी पार पाएं। और मेरी एडवांस की बधाई। आप जो अपना अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो जब आप पूरा नहीं करें तब तक आपको खुद को महसूस हो जाए, फील हो जाए कि हमारा परिवार है वो 2000 के मेंबर पार कर गया। तो हम पढ़ रहे थे भीलवाड़ा के उपनाम भीलाड़ी सिक्के। भीलाड़ी सिक्के के टकसालों के कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। देखो, भीलवाड़ों को वर्तमान में जाना जाता वस्त्र नगरी। ये वस्त्र नगरी जो जिस प्रकार जैसा नाम अहमदाबाद का है, बंबई का है, ऐसा ही वस्त्र नगरी राजस्थान में सर्वाधिक वस्त्र बनाने का कार्य भीलवाड़ा में किया जाता है। इसी के कारण इसे टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र नगरी। इसलिए इसे राजस्थान का मानचेस्टर कहते हैं। ये राजस्थान का मानचेस्टर है। वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल, मानचेस्टर। देखो, मानचेस्टर क्या है कि ये अफ्रीका महाद्वीप, यहां भूमध्य सागर, ये लाल सागर। यहां मान लो आपके यूरोप है, यूरोप में यहां स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ऐसे ही यहां एक अलग ऐसा देश है, थोड़ा सा त्रिकोणा लिया हुआ। यहां एक खाड़ी में और देश है जिसे आयरलैंड कहते हैं। ऊपर वाला भाग है इस देश का, उसे स्कॉटलैंड कहते हैं। इधर वाले भाग को लंदन कहते हैं, जिसे इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड कहते हैं। और इधर वाला भाग है वो वेल्स है। वेल्स के अंदर, इस आयरिश सागर के अंदर 2 नगर है। एक नगर का नाम है लिवरपूल, और एक नगर का नाम है मानचेस्टर।
विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी इन्हीं दो नगरों के बीच में चली थी, लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य। और वो रेलगाड़ी चली थी वस्त्रों के निर्माण करके, उनके धागे बना करके एक शहर से दूसरे शहर में, एक शहर में धागे बनते थे और एक शहर में वस्त्र बनते थे। लिवरपूल में धागे बनते थे और मैनचेस्टर में उनके वस्त्र बनते थे। और इतने वस्त्र बनते कि पूरे विश्व के अंदर कभी किसी सूती वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक होता था और इतना निर्यात होता था कि एकाधिकार था, उसका सर्वाधिकार था। वस्त्रों के बारे में उस शहर की विश्व के अंदर धाक थी, उसकी तूती बोलती थी, वो शहर था मैनचेस्टर। इसलिए विश्व में सर्वाधिक मशीनीकरण कहीं सूती वस्त्रों के लिए हुआ तो वो मैनचेस्टर में हुआ। इसलिए विश्व में एग्जाम्पल बन गया सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में मैनचेस्टर। और विश्व में जहां जहां सूती वस्त्र ज्यादा बनने लगे, लोगों ने उन सूती वस्त्रों के ऊपर उस शहर को मैनचेस्टर कहलाना प्रारंभ किया। ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। भीलवाड़ा राजस्थान का क्या कहलाता है? ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। इसे मैनचेस्टर भी कहते हैं। मैनचेस्टर को MAN लिखते हैं तो उससे होता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। देखो, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। भारत में सर्वाधिक अहमदाबाद में सूती वस्त्र बने थे, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बना देता हूं, लिख देता हूं, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है लेकिन इसको लिख ही देते हैं। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। देखो, कानपुर यूपी के अंदर है, कानपुर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कंप्यूटर लेकर के आए थे, टेक्नोलॉजी के पिता जैसे कहा जाता है, वो उन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या कोयम्बटूर में हुई थी। तो कोयम्बटूर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। यह तमिलनाडु में पड़ता है कोयम्बटूर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है सूती वस्त्रों के कारण। ऐसे ही खूब सारे हैं। ओसाका एक शहर है जो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जैसे ऐसे ही विश्व में गैर राजधानी शहरों में, देखो विश्व में जितने भी शहर है ना बड़े बड़े, वो किसी देश की राजधानी है, जबकि गैर राजधानी शहरों में सबसे बड़ा शहर है वो है संघाई, चीन का संघाई। क्योंकि चीन की राजधानी है वो बीजिंग है, जबकि संघाई राजधानी नहीं है। जैसे अपनी बंबई है, ऐसे ही देश की राजधानी नहीं है, राज्य की राजधानी तो है। तो संघाई चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। संघाई चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। ऐसे खूब सारे हैं। तुरीन इटली का मैनचेस्टर कहलाता है। तो इस प्रकार ये मैनचेस्टर की संख्या दी गई है। सूती वस्त्रों के हब के कारण इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। ये वस्त्र निर्यातक शहर भी है, इसलिए इसे वस्त्र निर्यातक नाम से, उपनाम से जाना जाता है। वस्त्र निर्यातक शहर, राजस्थान से वस्त्र निर्यात करने का शहर है राजस्थान, वस्त्र निर्यातक शहर। अच्छा, ये जू ऑफ मिनरल्स भी कहलाता है। जू ऑफ मिनरल्स कहलाता है। खूब सारे अब्रक जैसे यहां खूब सारे मिनरल्स निकलते हैं। लोहा, तिरंगा पहाड़ी में लोहा निकलने गया, दांता, भूणा, स्पुर, बनेड़ा, यहां अब्रक निकलता है। और खूब सारे ऐसे राजस्थान को मिनरल्स का जू कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। झारखंड के बाद सर्वाधिक खनिज राजस्थान पैदा करता है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, राजस्थान को खनिजों का जू कहा जाता है। ऐसे ही भीलवाड़ा को, इस भीलवाड़ा जिले को जू ऑफ मिनरल्स डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। जू ऑफ मिनरल्स डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है अब्रक नगरी। अब्रक नगरी, अब्रक नगरी 2007 की भर्ती में आया हुआ है। अब्रक नगरी
देखो भीलवाड़ा एक ऐसा शहर है कि वहां अभ्रक सर्वाधिक निकाला जाता है, और वो अभ्रक निकाला जाता है बनेड़ापुर, दांता, गुणास, इन गांवों में निकाला जाता है। और उन अभ्रक से राजस्थान में एकमात्र अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। और ईंटें क्यों बनाई जाती है कि घरों के जो वर्तमान में हमारे हम कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, बिल्कुल एकदम ताप संतुलन करने के लिए घरों की दोहरी दीवारें ईंटों से बनाई जाती है और बीच में निर्वात रखा जाता है, वायु बिना हवा के दोनों के बीच में ऐसी दोहरी रख करके, और ये ताप कुचालक होता है, ताप को इधर से उधर है नहीं ले जाता है, इसलिए विद्युत का भी ये कुचालक होता है। हमारी जो स्त्री होती है उसके बीच में अभ्रक की तो प्लेट लगी हुई होती है, तो इसी प्रकार अभ्रक की ईंटें 2007 की शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो मैं क्लासें ले रहा हूं इसमें से शिक्षक भर्ती के क्वेश्चन से कोई बाहर आ जाए तो आप देखना 80 और 90 की गारंटी देता हूं कि इस प्रकार पढ़ाऊंगा तो 90% शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभ्रक की ईंटें, इसे अभ्रक नगरी कहते हैं, इसलिए यहाँ अभ्रक की ईंटें बढ़ाई जाती है। ईंटें बढ़ाने का काम यहाँ होता है, सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार इसे टाउन लेस सिटी भी कहा जाता है, वस्त्र निर्यातक है, जू ऑफ मिनरल्स है, टेक्सटाइल सिटी है, अभ्रक नगरी है, वस्त्र नगरी है, आदि आदि नाम से जाना जाता है। अब देखो अपन यहाँ उदयपुर कर चुके थे, लेकिन यहाँ एक ऐसे त्रिकोणाकार अपन तिलक देते हैं। हम जब घर से रवाना होते हैं तो हमारी जो माता जी होती है वो हमारे तिलक लगा करके उससे बधाई करके भेजते हैं, और तिलक ऐसे लगाते हैं, विजय का जो प्रतीक होता है, जीत का जो प्रतीक होता है, इस प्रकार का तिलक, तो उसकी आकृति तिलक के समान है। और वो जिला है हमारा कौन सा? राजसमंद जिला। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमारा अगला जिला है वो है राजसमंद। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र जिला है। जिले का नाम राजसमंद जरूर है, लेकिन राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है, और जिले का नाम, जिले का जो कार्यालय है वो कांकरोली में पड़ता है। तो इस प्रकार इस जिले का एकमात्र जिले का भूगोल है वो राजसमंद के नाम से जाना जाता है, और उसका कहीं भी जिला हेडक्वार्टर राजसमंद के नाम से नहीं है। जैसे जयपुर का हेडक्वार्टर जयपुर है, कोटा का हेडक्वार्टर कोटा है, लेकिन इस जिले का हेडक्वार्टर कहीं भी राजसमंद नाम से कोई जिला नहीं है। इस प्रकार जो नाथद्वारा है उससे श्रीनाथ जी की भूमिका जाता है, श्रीनाथ जी की भूमिका जाता है। औरंगजेब के समय जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, उस समय जितने भी वहां मंदिरों के अंदर मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो वहां पुजारी लेकर के मेवाड़ में आए थे, और मेवाड़ में राज सिंह ने इस प्रकार श्रीनाथ जी के अंदर भगवान की मूर्तियां स्थापित कराई। तो नाथद्वारा को श्रीनाथ जी की नगरी कहते हैं, श्रीनाथ जी की भूमि या श्रीनाथ जी की नगरी कहा जाता है। इसकी आकृति कैसी है? तिलक के समान आकृति। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तिलक के समान आकृति वाला जिला, तिलक के समान आकृति वाला जिला, तिलक के समान आकृति वाला जिला, तिलक के समान आकृति वाला जिला। देखो इस राजसमंद के अंदर एक स्थान है यहाँ और खमनोर के पास में, और उस स्थान को ना कहते हैं मोलेला। मोलेला गांव का नाम है, और मोलेला क्या है? शिल्प कला नगरी। क्या है? शिल्प कला नगरी, टेराकोटा नगरी, इसे बोलते हैं टेराकोटा नगरी। यदि मिट्टी से कोई बर्तन बनाए जाते हैं तो उससे टेराकोटा कहा जाता है, इसलिए टेराकोटा मिट्टी से बनाए जाते हैं तो इसे मरण नगरी कहते हैं। मोलेला को क्या कहा जाता है? मरण नगरी, टेराकोटा नगरी और शिल्पकला नगरी। सच्चाई में कह दिया जाए तो आज मशीनों का युग है, लेकिन मोलेला गांव के कुमार परिवार 25 से 30 परिवार ऐसे हैं जो आज भी अपने हाथों की हुनर कारीगरी से माटी कला बोर्ड अलग बनाए
लेकिन माटीकला बोर्ड ने इस मोलेला गांव के कुम्हारों के लिए कुछ भी नहीं किया है। शिल्पबाड़ी जैसी योजना भी धरी रह गई और वो ऐसी मूर्त बनाते हैं कि देखते ही देखते रह जाएं। 350 सालों से प्राचीन समय में भी यहाँ के कुम्हार भगवान की अलग अलग भगवान की मूर्तियां बनाने में इतने सदस्थ है कि वहां मोहनलाल के जो कुम्हार थे, मोहनलाल नाम के कुम्हार, उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री तक नवाजा है। तो इस प्रकार बड़ा हुनर रखने वाला, मूर्त बनाने वाला, मूर्त की सूरत में डालने वाला और जीवित भगवान करने वाला मिट्टी द्वारा वो गांव है मोलेला। तो इस प्रकार मोलेला को शिल्प नगरी, टेराकोटा नगरी, मरण नगरी आदि नामों से जाना जाता है। देखो इसके अलावा यहां एक पास स्थित है खमनोर, और खमनोर के पास में स्थित है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? इस कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम दिया था थर्मोपली। थर्मोपली, थर्मोपली दिया था। ये राजस्थान की थर्मोपली कहलाती है। थर्मोपली राजस्थान की थर्मोपली कहलाती है। थर्मोपली क्या है कि देखो यूनान है, एक देश है यूनान जिसे ग्रीक कहते हैं। जैसे मैं बता दूं कि ये अफ्रीका महाद्वीप और यूनान यहां स्थित है भूमध्य सागर के किनारे। तो इस यूनान के अंदर कभी ईरानियों ने आक्रमण किया था। जब ईरानियों ने आक्रमण किया, जिसे फारस कहा जाता है, तो फारस और यूनानियों के मध्य हमेशा युद्ध होता रहता था। और इस प्रकार यूनानियों और फारस का जो युद्ध हुआ और जिसमें लियोनार्डो जैसा एक वीर हुआ, वीर का नाम क्या था? लियोनार्डो। लियोनार्डो जैसा वीर था। इस लियोनार्डो ने बहुत कम सैनिकों के, यानी 400 सैनिकों के बल पर सामने स्थित बड़ी सेना थी पारसियों की, उनको मात खिलाई थी। अकबर की लाखों की संख्या में सेना थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास में थोड़े से सैनिक थे और वो नाम मात्र के भील सैनिक थे। उनके बल पे उन्होंने अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर को दांत खट्टे कर दिए, उसके नाकों चने चबा दिए और उल्टे पांव भागना पड़ा मुगलों को। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की जो हल्दी जैसी भूमि है, खमनोर के पास में एक टंग नाला है, उस खमनोर से जहां से बनास नदी निकलती है, वहां आगे की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के कारण कट छंटा के अपक्षय के कारण, अपर्दन के कारण जो मिट्टी वहां बह गई है उसका कलर है हल्दी जैसा। उस हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपली कहा जाता है। यह राजस्थान की थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। यहां देख के ही तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि वास्तव में ये वीरों की भूमि है। और रुडयार्ड किपलिंग को भी कहना पड़ा कि वास्तव में यदि वीरों की हड्डियों यदि कहीं राख बनी है, कहीं धूल बनी है और मेरे पांव उस पर पड़ जाएं और वो अपवित्र हो जाए, ऐसा यदि कोई अपने को भूमि मिलेगी तो वो बकायदा राजस्थान होगी। तो इस प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान की थर्मोपली कहा है। एक क्षेत्र पड़ता है दिवेर। दिवेर दिवेर राजस्थान का क्या कहलाता है? दिवेर राजस्थान का मैराथन कहलाता है। दिवेर राजस्थान का मैराथन कहलाता है। मैराथन का युद्ध हुआ था 1582। किस किस के मध्य हुआ? इधर था महाराणा प्रताप का बेटा, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, और इधर था अकबर का चाचा। अकबर चाचा कौन था? शेरीमा सुल्तान। शेरीमा सुल्तान। देखो बात यह है कि ये जो यूनान है, इसी यूनान के अंदर है एक शहर पड़ता है मैराथन। एक शहर पड़ता है मैराथन और यूनान की राजधानी किसी समय थी एथेंस। तो एथेंस मैराथन जीत लिया गया था फारसियों के। ये भी फारसियों के यूनानियों के मध्य युद्ध हुआ था और एक सैनिक था, उसको मैराथन जीतने के बाद दौड़ाया था और क्या दौड़ के जा और एथेंस वासियों को कह दे कि फारस से हमने युद्ध जीत लिया है। तो मैराथन से एथेंस के बीच में दौड़ी गई दौड़ मैराथन कहलाती है। दौड़ी गई दौड़ मैराथन कहलाती है और उस शहर का नाम था मैराथन, इसलिए उसे मैराथन कहा जाता है। और यह भी मैराथन कम सैनिकों के माध्यम से वो मैराथन थी कि हमेशा
जो यूनानी है वो यदा कदा हार जाते थे, पहाड़ों में घुस जाते थे फारसियों के डर से, लेकिन इसमें खुली जीत हुई यूनानियों की, इसलिए उसे मैराथन कहते हैं। और ये दिवेर जहां से कोठारी नदी निकलती है वो क्षेत्र मैराथन कहलाता है। उस दिवेर के पास में मुगलों की एक चौकी थी। मुगलों ने अलग अलग ठिकाने बना रखे थे मेवाड़ को घेरने के लिए, और चौकियां बना रखी थी, थाने बना रखे थे। एक ऐसा ही उस समय प्रसिद्ध थाना था दिवेर। दिवेर के थाने पर शेरीमा सुल्तान अकबर का चाचा चौकीदारी करता था, और इधर से महाराणा प्रताप के पुत्र जवान हो गए थे अमर सिंह जी। अमर सिंह सेना लेकर के गया और जाकर के रात्रि के समय धावा बोला। अचानक जब धावा बोला तो राजपूतों ने सेना, जो राजपूतों की सेना थी वो भयंकर रूप से मेवाड़ की सेनाओं ने बिजली की भांति दुश्मनों पर, शेरीमा सुल्तान पर टूट पड़ी। और महाराणा प्रताप का जो भाला था, कहते हैं कि अमर सिंह के हाथ में था, और महाराणा प्रताप सिंह बड़ा भाला रखता था और भारी भाला रखता था। अमर सिंह ने जो ही भाला चलाया, और भाला कहते हैं कि अमर सिंह के हाथ से जा फिसला और शेरीमा सुल्तान के लगा। शेरीमा सुल्तान के यहां लगा शरीर पे। शेरीमा सुल्तान को वो बींधता हुआ, घोड़े को बींधता हुआ, घोड़े पर बैठा था शेरीमा सुल्तान, घोड़े को बींधता हुआ जमीन में ला लगा। और कहते हैं कि घोड़े और शेरीमा सुल्तान के दोनों के पांव ऐसे अधर हो गए। और ताबूत देख करके मुगल रात्रि के समय भाग करके मैगजीन के किले में जाकर के शरण ली, जहां अजमेर का किला है वहां जाकर के शरण ली। इसलिए सारे मुगल भाग गए, और 1582 के अंदर पहला ऐसा युद्ध है जो खुले तौर पे महाराणा प्रताप ने अमर सिंह के बल पे जीता था। इसलिए इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ऐसा ही मैराथन जो है यूनान के अंदर हुआ था। विश्व के अंदर जो यूनान के अंदर मैराथन हुआ, मैराथन से सूचना देने के लिए, एथेंस वासियों को सूचना देने के लिए सैनिक जो भगाया था वो बिना हारे, बिना थके, बिना दौड़े, बिना खाए, बिना पिए, बिना रुके दौड़ा था। इसलिए विश्व के अंदर आज भी जो भी दौड़ होती है, विश्व में टोटल प्रति ईयर एनुअल 500 मैराथन दौड़ होती है। तो इसी प्रकार मैराथन यूनान का जो मैराथन है, इसलिए ये हमारा भी मैराथन, दिवेर का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन कहलाता है दिवेर। मेवाड़ का मैराथन, राजस्थान का मैराथन क्या कहलाता है? दिवेर। क्योंकि महाराणा प्रताप ने युद्ध 1582 का अच्छी तरह जीता था, इसलिए इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और लियोनिडास, महाराणा प्रताप, कर्नल जेम्स टोड जिन्हें कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ की भूमि ऐसी है जहां पग पग लियोनिडास जैसे वीर हुए हैं। तो वो लियोनिडास इसी यूनान का रहने वाला था। वो लियोनिडास ऐसे ही युद्ध यूनान की तरफ से लड़ता था, ऐसे ही मेवाड़ का हर योद्धा लियोनिडास कहलाता है। कर्नल जेम्स टोड ये बात कहता है। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त रूप में जो पढ़ा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ में, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक में कमी नहीं छोड़ना है, और मैं मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। कहीं भी आपको ऐसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्रति कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।